तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। पाकिस्तानी सेना में दो फाड़, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के क्यों घूम रहा है मुनीर? पीएम मोदी ने क्या किया कि खौफ में जी रहा है मुनीर? राहुल पूछते रहे कितने रफेल गिरे, उधर पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने खुद कौन सा खुलासा कर दिया? भारत की नेक्स्ट लेवल तैयारी, 2026 में पाकिस्तान का फाइनल इलाज होने की खबर मुनीर शहबाज तक पहुंच गई है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। पूरा एक इकोसिस्टम पूछता रह गया। वहां पाकिस्तान के नेता खुद अब सच बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में नए भारत ने पाकिस्तान को कितना फोड़ा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के इतने महीनों के बाद अब जब सामने नया साल दिख रहा है, पाकिस्तान में यह चर्चा क्यों हो रही है कि मुनीर बहुत घबराया हुआ है? अब क्या नए साल में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पहले फोड़ेंगे? मुनीर के डर और पाकिस्तान के नेताओं के कबूलनामे के बीच पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ के ड्रोन, मिसाइल, बम खरीदने का ऑर्डर क्यों दिया है? मोदी अमेरिका से कौन से ड्रोन और मिसाइल मंगवा रहे हैं नए साल में? इजराइल से कौन से बम मोदी ने मंगवा लिए हैं? नए साल में क्या नया धमाका तय हो गया है? आज इस पर बात होगी, लेकिन पहले पाकिस्तान के डर और भारत की तैयारी की एक झलक देखिए। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की हालत देखकर। वो बिलावल भुट्टो का आप सुन रहे थे कि हमारे मुनीर का नाम सुन के मोदी कहीं छुप जाता है। स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए बिलावल भुट्टो। लेकिन आप देखिए, नरेंद्र मोदी तो खुले में बात करते हैं, लाल किले के प्राचीर से भी बुलेट प्रूफ की शील्ड लगा के भाषण नहीं देते। लेकिन वहां देखिए मुनीर की क्या हालत हो रखी है। जो मुनीर पाकिस्तान में सारी पावर लेकर बैठा है, वो दहशत में जी रहा है भाई। आप उसकी तस्वीरें देखिए। लोग कह रहे हैं मुनीर को मौत का डर सता रहा है। आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास की आड़ में अपनी जान बचाता फिर रहा है। मुनीर के आगे जो ग्लास लगा है, दावा है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। हैरानी की बात यह है कि मुनीर ने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास लगवाया। आप देख रहे हैं, सेना के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास में बैठा है। सोचिए इसके खौफ का आलम क्या होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें तब की हैं जब मुनीर रावलपिंडी में सेना की 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। तब मुनीर बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे था। मुनीर की इस मीटिंग में सेना के कुछ अधिकारी दिख रहे हैं। एक खाली से हॉल में सेना के अधिकारियों के बीच मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास में था। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि मुनीर को सेना के अधिकारियों के बीच डर क्यों लग रहा है भाई? क्या मुनीर को अपनी ही सेना से खतरा है? क्या मुनीर को सेना में अपने खिलाफ बगावत का डर है कि कहीं कोई उठ के मार ना दे? क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मुनीर को अपनी सेना के बीच भी बुलेट प्रूफ ग्लास में रहना पड़े, लेकिन वो रह रहा है तो वजह तो होगी कुछ बॉस। कुछ तो उसको डर है। पता चला होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बाहर अज्ञात हमलावर मार रहे हैं, यहां ज्ञात हमलावर मार दे, कोई अपना ही मार दे। असीम मुनीर कितना खौफ में है, कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि मुनीर इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर घूम रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक दावा है कि मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सो भी रहा है। हाल ही में मुनीर जब लीबिया के दौरे पर गया था तो वहां मुनीर की तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुनीर ने यूनिफॉर्म के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई। आप देख रहे हैं अंदर जो ऐसे टाइट सा मामला दिख रहा है, बाह के पास देखिए और पीछे देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए। जैकेट पहनने की वजह से मुनीर की यूनिफॉर्म थोड़ी मोटी दिख रही है और जैकेट का एक आउटलाइन भी दिख रहा है। अब ये बनियान तो हो नहीं सकती इतनी मोटी, जिसकी वजह से कसा हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से मुनीर का शरीर थोड़ा बल्कि भी लग रहा है, उसका हाथ भी थोड़ा बल्कि लग रहा है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह बातें पहले ही होती रही हैं कि मुनीर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बाहर नहीं निकलता। लेकिन अब यह चर्चा और तेज हो गई है कि अगर आप देखेंगे तो मुनीर की यह बुलेट प्रूफ जैकेट दिख रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा डरपोक आदमी है। ये देश क्या लीड करेगा, देश की सेना क्या लीड करेगा जो खुद डरा हुआ है।
इमरान खान की पार्टी के नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहा है। वो कहीं भी जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट उतारता ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुनीर कई बार रात में डर की वजह से चौंक कर उठ जाता है, सोते सोते कांपने लगता है। ये इमरान खान की पार्टी के नेता कह रहे हैं। डर की वजह से मुनीर को रात में ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। देखिए, मुनीर को डर है कि उसका हाल भी कहीं जियाउल हक जैसा ना कर दिया जाए। जियाउल हक भी पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह था। विमान हादसे में जियाउल हक की मौत हो गई थी और यह हादसा था या साजिश, यह बात मुनीर अच्छी तरह समझता होगा। मुनीर यह जानता है कि पाकिस्तान में ऐसा इतिहास रहा है कि उसके कई सैन्य प्रमुखों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। जैसे 1988 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे जनरल जियाउल हक की रहस्यमयी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे में जियाउल हक समेत 29 लोग मारे गए थे। इनमें पाकिस्तान के कई बड़े सैन्य अधिकारी थे और मारे गए लोगों में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत भी शामिल थे। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे उस वक्त के सोवियत संघ का हाथ था। कई लोग कहते हैं कि यह काम पाकिस्तानी सेना के अंदर के ही कुछ लोगों ने करा दिया। इसी तरह से 1993 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की रहस्यमयी मौत हो गई थी। जनरल आसिफ नवाज अपने घर पर ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो वहीं लुढ़क गए। बाद में आसिफ नवाज की पत्नी ने आरोप लगाया कि आर्मी चीफ की हत्या की गई, उन्हें जहर दिया गया। उनकी पत्नी का दावा था कि आसिफ नवाज के बालों के लैब टेस्ट में 67 mg आर्सेनिक मिला था, जो जहर था। यह सब इतिहास मुनीर को जब जब याद आता होगा तो उसे डर लगता ही होगा कि कहीं उसे कोई निपटा न दे। भारत के खौफ में तो वो जी ही रहा है, खुद के देश में अपने लोगों के बीच भी डरा हुआ है। मुनीर ने पाकिस्तान में सारी पावर खुद ले तो ली, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान में जिसने सारी पावर खुद ली वो एक ना एक दिन निपट ही जाता है, फिर चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आर्मी चीफ। मुनीर का डर तो साफ साफ दिख रहा है। इसलिए अब मुनीर के इस डर को लेकर पाकिस्तान में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि मुनीर अपने घर में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रखता है। कोई कह रहा है कि मुनीर अपने घर में पिस्टल लोड करके रखता है। इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अज्ञात हमलावर के डर में जी रहा है, वैसे ही मुनीर भी डरा हुआ है। सुनिए पाकिस्तान की मीडिया में मुनीर को लेकर कैसी बातें चल रही हैं। फिर आपको बताता हूं कि मुनीर की सेना में क्या चल रहा है। पाकिस्तान खुद कैसे खुलासे कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के नए भारत ने बहुत मारा था, और भारत क्या तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में मुनीर के डर को लेकर अलग अलग थ्योरीज भी चल रही हैं। पहली थ्योरी यह चल रही है कि मुनीर को भारत से हमले का डर सता रहा है। दूसरी थ्योरी कि मुनीर को गाजा में अपनी सेना भेजने पर सेना के अंदर बगावत का डर है। और तीसरी थ्योरी कि मुनीर इमरान खान के समर्थकों के गुस्से से डरा हुआ है। मुनीर के डर के पीछे एक वजह कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान में मुनीर का भयंकर मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार तो ये तक कहकर मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं कि अब मुनीर को हेलमेट भी पहन लेनी चाहिए। देखिए, मुनीर बुरी तरह डरा हुआ, यह बात खुद पाकिस्तान की सेना भी मान चुकी है। जिस मीटिंग में मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट में दिख रहा है, उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी करके कहा कि यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के बयान, चाहे वो राजनीतिक हो या दूसरे, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी को सशस्त्र बलों और पाकिस्तान की जनता के बीच विभाजन पैदा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी पाकिस्तान की सेना को डर है कि जनता में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और इस गुस्से को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना इस तरह की चेतावनी दे रही है। भारत के खिलाफ जंग जीतने के फर्जी दावे करने वाला मुनीर कितना डरपोक है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुनीर हाल ही में ब्रिटेन में एक महिला की तरफ से दी गई धमकी से भी डर गया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हाल ही में पाक सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। दावा है कि इस प्रदर्शन में एक महिला ने असीम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी, मुनीर को कार बॉम्बिंग में उड़ाने की बात कही और इसके बाद पाकिस्तान ने असीम मुनीर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से धमकी दिए जाने का मामला ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उठा दिया। सुनिए कैसे ब्रिटेन में हुए एक प्रदर्शन में मुनीर को एक महिला ने धमकी दी। देखिए, इधर मुनीर अपने ही मुल्क में भीगी बिल्ली बना घूम रहा है, उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मुनीर की चापलूसी से फुर्सत नहीं। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि मुनीर का नाम सुनते ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी डर से छिप जाते हैं। सुनिए इस आदमी को, फिर आपको बताऊंगा कि बिलावल नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके पिता ने क्या कबूल किया था वो भी याद दिलाऊंगा, लेकिन पहले बिलावल को सुनिए। पाकिस्तान में जोकरों की फौज है बॉस, एक ढूंढिए 4 मिलते हैं। मुनीर की चापलूसी के चक्कर में बिलावल इस तरह के बयान दे रहा है कि मोदी तो दिख नहीं रहे। कहां नहीं दिख रहे भाई,
जिधर देखो उधर दिख जाएंगे तुमको, एक बार ट्राई तो करो। इंटरनेट स्लो है क्या पाकिस्तान? बिलावल भुट्टो ने यह बयान सिंध प्रांत में अपनी मां बेनजीर भुट्टो की 18वीं डेथ एनिवर्सरी पर हुए कार्यक्रम में दिया। लेकिन इसी कार्यक्रम में बिलावल भुट्टो के पिता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऐसा बयान दिया कि मुनीर की चापलूसी में लगे बिलावल भुट्टो को लेने के देने पड़ गए। इधर बिलावल भुट्टो यह माहौल बना रहा था कि मुनीर से मोदी डरते हैं, भारत डरता है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा फोड़ा था कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा था कि सर बंकर में छिप जाइए। यानी आप सोचिए, खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बता रहा है भाई कि उनके लोगों ने कहा था कि सर बंकर में छुप जाते हैं, भारत बहुत मार रहा है। तो जिनको थोड़ा डाउट है, हमारे यहां कई लोगों का इंटरेस्ट था कितने रफेल गिरे नहीं गिरे इसको जानने में, वो सुने कि भारत ने कितना मारा था, कि राष्ट्रपति के सलाहकारों को कहना पड़ा था कि सर छुप जाते हैं तो शायद बच जाए, वो भी बंकर में। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति 8 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अब फिर से कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इशारों में कह दिया कि दोबारा पाकिस्तान को युद्ध झेलना पड़ सकता है। यानी आसिफ अली जरदारी को भी पता है, डर है कि नए साल में भारत, पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ेंगे। इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूल पा रहे, बंकर में छिपने की बातें बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए, जो सबमरीन की सवारी कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे। इधर भारत की राष्ट्रपति कभी फाइटर जेट की सवारी कर रही हैं, कभी सबमरीन की सवारी कर रही हैं। उधर पाकिस्तान का राष्ट्रपति अभी भी भारत की सेना के खौफ में ही जी रहा है। और अपने खौफ को छिपाने के लिए जरदारी ने अपने समर्थकों को यह पट्टी पढ़ाई कि युद्ध में पाकिस्तान ने रहम दिखा दिया। सुनिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति कैसे उठपटांग बातें कर। मैंने कहा ना, इनके यहां एक जोकर ढूंढिए निकलिएगा 4 मिलता है। बेटा जोकर है तो बाप कैसे अलग हो सकता है? सुनिए बाप ने क्या कहा है। इनके एयरफोर्स चीफ ने रहम किया और फिर अपना ही बेस उड़ा लिया क्या? भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए और यह रहम की कहानी सुना रहा है। यहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी जनता को रहम की कहानी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी खुद मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर मारा कि उनका नूर खान एयरबेस भी चपेट में आ गया और पाकिस्तान कुछ न कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इशाक डार ने भी इसकी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई थी। इशाक डार ने माना कि भारत के हमले से पहले और बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग नेताओं को 60 से ज्यादा कॉल की और यह उनके लेवल था उनके डर का। इशाक डार ने खुद माना कि पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक हो गया और इस अटैक के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। सुनिए, इशाक डार ने खुद ये बातें कबूल की हैं। यानी पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुद क्या बातें मान रहा है, आप उसको समझिए। वो इशाक डार खुद बता रहा है कि इनका प्लान था कि हम 4 बजे भारत पर अटैक करेंगे, भारत 2:30 बजे फोड़ के चला गया। तो वो जो जरदारी कह रहा था कि हमारे एयरफोर्स चीफ ने रहम दिखाया, अबे रहम क्या दिखाएंगे ये लोग? तुम्हारा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसके पहले भारत ने फोड़ दिया भाई। ये तुम्हारा विदेश मंत्री खुद बता रहा है, खुद मान रहा है कि हमने 60 जगह बात की फोन करके कि हम नहीं करेंगे, देखिएगा। मतलब डरे हुए थे कि भारत मारने आएगा। भाई देखो आप लोग, देखो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मारने आने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। इसके साथ ही इशाक डार ने यह झूठ भी परोस दिया कि 80 में से 79 ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, एक ड्रोन थोड़ा सा डैमेज किया। इशाक डार खुलकर ना बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज कितना बड़ा था इसकी सैटेलाइट इमेज दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान उस बच्चे की तरह है जो फेल होने के बाद दुनिया को बता रहा कि अरे मैंने तो 80 में से 79 क्वेश्चन हल कर दिए, एक छूट गया था थोड़ा सा, बस इतना, इंक खत्म हो गया था। अरे दुनिया ने देखा है, बेशरम देश, तुमको फूटा, तुम्हारा एयरबेस फूटा हुआ देखा है भाई। वो भी एक इसलिए मान रहा है कि उसको भी थोड़ा अंदर से तो लगता ही होगा। आदमी कितना भी जलील हो, बेगैरत हो, अंदर से थोड़ा तो लगता ही है ना कि भाई दुनिया ने देख रहा है क्या। एक आया था ऐसा चुन्नू सा, ऐसे थोड़ा सा गिरा, वहां पे ऐसे हल्का सा खरोच हो गया था, हम झाड़ू से साफ कर दिया। इसका बस चलता तो बोल देता। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते पाकिस्तान का विदेश मंत्री अपनी बातों में फंस गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस बात का बहुत डंका पीटा था कि उसने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया था।
याद है ना, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर एयरबेस पर हमला किया था, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की खबर झूठी थी। इस झूठ की आड़ में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यानी खुद मान रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, युद्ध को लेकर कोई भी झूठी कहानी सुनाने का प्रयास करे, राफेल गिराने के फर्जी दावे कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतनी अंदर तक घुसकर मारने का आदेश दे रखा था और वो सेना ने करके दिखाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सेना पूरी पिक्चर की तैयारी में लगी। भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों के वीडियो शेयर कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2026 बहुत निर्णायक रहने वाला है। दुश्मन को चेतावनी दी जा रही है कि भारत तैयार है। देखिए जरा भारत की तैयारियों की एक झलक। पाकिस्तान में नेताओं के कबूलनामे और मुनीर के अंदर जो दहशत है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी करने में लगे हुए। और आप देखिए कि आज ही डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें टैंक, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, अवाक्स हेलीकॉप्टर, स्पाइस बॉम्ब की खरीद सब शामिल है। भारतीय पैदल सेना के लिए लॉन्ग रेंज पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें भीष्म टी टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस बम खरीदे जाएंगे। ये एयर टू ग्राउंड बॉम्ब हैं जो सटीक हमला करते हैं। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइलें, 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है इनकी, उनको विकसित किया जाएगा और खरीदी होगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM खरीदी जाएंगी। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। अमेरिका से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल की सी गार्जियन ड्रोन भी ली जाएंगी। इंडियन आर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही भारत में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया है। चांदीपुर रेंज में पिनाका रॉकेट के लॉन्ग रेंज वर्जन का यह टेस्ट सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO को बधाई दी है। आप सोचिए कि साल 2025 का अंत ऐसा हो रहा है तो 2026 में क्या धमाका होने वाला है। तो धमाका तो होगा, उसकी तैयारी आप देख ही रहे हैं, घबराहट देख ही रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सियासी धमाका हो रहा है? पाठशाला में अगला चैप्टर। राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह ने भी गच्चा दे दिया क्या? जो मोदी ने कहा वही हो रहा है क्या? कांग्रेस में बगावत तय है क्या? राहुल अडानी मोदी करते रह गए। इंडी वाले दोस्तों ने ही अडानी वाले नैरेटिव के धागे कैसे खोल दिए? राहुल गांधी क्या अकेले पढ़ते जा रहे हैं? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त राहुल गांधी का हर एजेंडा फ्यूज होता जा रहा है, जैसे कि पहले होता रहा है। पहले वोट चोरी पे खूब माहौल बनाया, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये बम वो बम, सब निकला फुस्सी बम। फिर मनरेगा जी राम जी का मामला उठाया, वो भी कुछ खास नहीं चला। अब तो राहुल गांधी के दो सबसे फेवरेट नैरेटिव भी धराशायी होने वाले हैं। और ये नैरेटिव खत्म करने की शुरुआत कहीं और से नहीं हो रही है, खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन से हो रही है। कांग्रेस के अंदर इस वक्त गजब का बवाल मचा है, क्योंकि राहुल गांधी संघ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, संघ को नफरत फैलाने वाला संगठन बताते हैं, तो कांग्रेस के नेता ही संघ की तारीफ करने लगते हैं। कांग्रेस नेता RSS से सीखने की बात करते हैं। राहुल गांधी अडानी को पीएम मोदी से जोड़ते हैं, अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। इधर इंडी गठबंधन के नेता अडानी का वेलकम करते हैं, अडानी को अपना सबसे पुराना मित्र बताते हैं। यानी राहुल गांधी जो बॉल फेंकते हैं वो बीच में ही कोई कैच कर ले रहा है। कैसे राहुल गांधी के एजेंडे को कांग्रेस और इंडी वाले ही फ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी सुतली बम में आग लगाते हैं और कांग्रेस और इंडी वाले ही पानी फेंक के चल जाते हैं। बताइए कैसे लगातार हार पे हार दिलवा रहे राहुल गांधी को लेकर अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसा माहौल बन रहा है कि चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस में राहुल के खिलाफ बगावत होने जा रही है? क्या इंडी गठबंधन में राहुल को गंभीरता से लेना बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से? यानी साल 2026 शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी को झटके पे झटके लग रहे हैं।
और इसकी बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। नए साल में राहुल गांधी को क्या क्या झटके लगने वाले हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो सियासी हलचल है जरा उसकी एक झलक देखिए। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला था वहाँ पे। संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। सर लोगों को हमसे सीखना चाहिए। कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। राहुल गांधी को सबसे तगड़ा झटका तो उन्हीं के सियासी गुरु ने दे दिया। दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कई लोग कहते हैं, और इन्हीं दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के स्थापना दिवस से पहले ही एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरी कांग्रेस हैरान परेशान है। कहां तो कांग्रेस के स्थापना दिवस और राहुल गांधी के भाषण की चर्चा होनी थी, लेकिन पूरी लाइमलाइट दिग्विजय सिंह बटोर के ले गए। 28 दिसंबर को कांग्रेस ने अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस ने इस दिन के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए। शाम को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, लेकिन स्थापना दिवस से ठीक पहले 27 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने ऐसा काम कर दिया कि पूरी कांग्रेस झेंप गई। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की एक फोटो शेयर की और लिखा कि यह चित्र मिला जो बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार संघ का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। यानी कांग्रेस के स्थापना दिवस से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने बम फोड़ दिया कि बताइए आरएसएस में तो या उनका कार्यकर्ता जो है जमीन पे जो बैठता रहा हो वो आदमी कुर्सी पे पहले बैठा सीएम की, अब बैठा है पीएम की कुर्सी पे। संघ और उसके संगठन की दिग्विजय सिंह ने तारीफ कर दी, जबकि राहुल गांधी दिन रात संघ को कोसते रहते हैं। पूरी कांग्रेस इससे तिलमिला गई। दबाव बना तो दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ी। सुनिए बाद में सफाई में क्या बोले। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। भाई दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि किसी तरीके से लीपापोती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई मैं मोदी और संघ का विरोधी हूं, फिर भी उनके संगठन की शक्ति की तारीफ कर रहे हैं, तो ये मान रहे हैं ना कि वो लोग संगठन को साथ लेकर चलने में, पूरी एकता के साथ चलने में कामयाब होते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी और संघ तोड़ते हैं, यहां आप उनकी एकता की तारीफ कर रहे हैं, तो नैरेटिव ही ना उल्टा हो गया जी। अब देखिए दिग्विजय सिंह कितना भी समेटे हैं, रायता फैल चुका है। और उन्होंने संघ को लेकर जो बात कही थी उस पर कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। राहुल गांधी जो संघ की विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं, उनका भी कुछ बयान नहीं आया। हालांकि यह चर्चा जरूर हो रही है कि राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में दिग्विजय सिंह को फटकार लगाई। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से कहा कि आप अपना काम कर गए, कल आपने बदमाशी कर दी। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को चाहे फटकार लगाई हो या फिर मजाक में दिग्विजय सिंह के बयान को टालने की कोशिश की, लेकिन इससे कांग्रेस के नेताओं को मैसेज मिल गया कि क्या कहना है, और वो मान रहे हैं ना कि अपना काम कर गए, मतलब दिग्विजय सिंह कुछ करना चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने फुटबॉल के एक सेल्फ गोल का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मशहूर सेल्फ गोल, हमारे पास अपना खुद का सेल्फ गोल है। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने संघ की तारीफ के मुद्दे पर क्या कहा वो भी एक बार सुनिए। संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। I am not connecting RSS and Al-Qaeda. There is a base for it because RSS is formed out of hate. Their politics revolves around hate. The organization works to breed hate and spread hate. There is another organization, similar model. It is also Al-Qaeda, which creates hate
promotes violence, uses terror, this kind of thing. The common ground is the hate politics. अब जब चर्चा होने लगी कि दिग्विजय सिंह ने क्या कह दिया, आरएसएस मोदी की तारीफ कर दी, छिछालेदर होने लगी, तो अब कुछ नेता संघ की तुलना अलकायदा से कर रहे हैं। लेवल देखिए इन लोगों के, अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तुलना संघ से कर रहे हैं। वो मैडम कह रही हैं कि हम कांग्रेस हैं, हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। यही सब जो लोगों को लगता है ना कि बहुत अहंकार आ गया है इन लोगों के अंदर, करिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं कांग्रेस को। तो आदमी उस पार्टी में क्या सुधार होगा जिसके नेता ये मानते हो कि हमको कोई नहीं सिखा सकता। मत सीखिए, यही हाल होगा फिर जो हो रहा है। राहुल गांधी का आरएसएस विरोधी एजेंडा फुस ना हो जाए, इसके लिए अब कांग्रेस के दूसरे नेता एक के बाद एक दिग्विजय सिंह के बयान पर सफाई दे रहे हैं। इसी में कोई गोडसे की बात कर रहा है, कोई अलकायदा से कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी की मजबूरी में भले ही ये दिग्विजय सिंह की बातों को लेकर संघ को कितना ही कोसें, लेकिन सच यही है कि दिग्विजय सिंह ने खरी बात कही। कांग्रेस के अंदर अब यह बात उठने लगी है कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह से लेकर शशि थरूर जैसे बड़े नेता एक तरह से राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। भाई बाकी तो छोड़ के चले गए, जो बच गए हैं वो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो हम सुधार कर लें, लेकिन वो विलन दिखने लगते हैं, कोई शरारती दिखने लगता है। शशि थरूर ने कहा कि विदेश नीति बीजेपी या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो वो भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। इसी तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सोशल इकोनॉमिक मुद्दों पर तो 100% सही है, लेकिन राहुल को कांग्रेस संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी को संगठन में रिफॉर्म करना चाहिए, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी को मनाना बहुत मुश्किल है। यानी कांग्रेस के पुराने अनुभवी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी को इशारे दे रहे हैं कि समय के साथ बदल जाइए बॉस। ऐसे नेताओं के समर्थन में कांग्रेस के अंदर आवाज उठने लगी है। सुनिए एक बार। वो एक स्तंभ है कांग्रेस पार्टी के, और अगर उन्होंने कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया है तो समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। जी मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। दिग्विजय सिंह ने आप क्या लेते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला था वहाँ पे, उन्होंने अच्छा दिया था, उसका ट्विस्ट कर दिया है। दोहरा दीजिए क्या कहा उन्होंने, अभी क्लैरिटी आ भाई डू यू वांट फ्रॉम मी, उनको पूछिए जिन्होंने बोला। कांग्रेस की आज जो हालत हो रही है वो साफ बता रही है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या होने वाला है। वैसे तो कांग्रेस के बारे में पीएम मोदी ने पहले ही बता दिया था। इसी साल नवंबर में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के कई नेता नामदार से परेशान हैं और अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। सुनिए। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। 1-2 दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है कि वो क्यों खत्म हो रही है, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की इस अंदरूनी कला से संघ के खिलाफ राहुल का एजेंडा कमजोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने राहुल के एक और नैरेटिव को फुस कर दिया। राहुल गांधी पानी पी कर अडानी करते हैं, कोसते हैं। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वो अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी अपने दोस्त अडानी के लिए देश के गरीबों किसानों का हक मार रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए, इंडी गठबंधन में शामिल शरद पवार और अडानी की ये तस्वीर कल की है, जब गौतम अडानी बारामती पहुंचे थे, जहां शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन हुआ। इस सेंटर को अडानी ग्रुप ने फंड किया है। यानी एक तरफ तो राहुल अडानी की माला जपते हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले राहुल गांधी को सीरियसली ही नहीं ले रहे।
जिस अडानी को राहुल गांधी पीएम मोदी का दोस्त बताते हैं, अडानी के असली दोस्त तो शरद पवार निकले। सुनिए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले खुद क्या बता रही हैं। माझ्यासाठी गौतम भाई आणि प्रीती भाभी एक मोठा भाऊ आणि वहिनींसारखे आहेत। गौतम भाई, प्रीति भाभी, आप दोनों का बारामती में फिर एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपका और इस परिवार का मेरे ख्याल से 30 सालों का प्यार का रिश्ता रहा है। मैं उनको कह रही हूँ, कभी आपकी डाक भी खानी पड़ती है और कभी प्यार भी मिलता है। यानी शरद पवार की बेटी जो है वो अडानी को अपना परिवार का सदस्य की तरह बता रही। अडानी जो है वो शरद पवार को मेंटोर बता रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे तो मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी। क्या चल रहा है वो? खैर छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, गजब कोहरा, भयंकर बर्फबारी, ऊपर से हिल स्टेशन का टूरिस्ट का ऐसा जाम, पहाड़ भी कांप जाएंगे देखकर। नए साल के पहले मंदिरों से कैसे तस्वीरें आ रही हैं, मोदी ने हिंदुओं का न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे बदल डाला है, अब इसका चैप्टर। देखिए, नए साल का सेलिब्रेशन मनाने लोग निकल तो गए हैं, कोई पहाड़ पे चला गया, कोई मंदिरों में जा रहा है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि नए साल से ठीक पहले आधे हिंदुस्तान में कैसे गजब कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ नया साल आने से पहले ही बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। कई जगहों पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ने लगी। आप देखिए कैसी बर्फबारी हो रही है। ऐसे कड़ाके की ठंड के बीच हिल स्टेशंस पर टूरिस्ट का जाम लग गया बॉस, और ऐसा जाम कि आप देखिएगा तो कांप जाएगा, पहाड़ कांप जाएंगे बॉस की क्या हो गया, इतने लोग कहां आ रहे हैं। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि भयंकर कोहरा, भयंकर बर्फबारी और पहाड़ों पर भयंकर जाम, सबने क्या गजब ढाया हुआ है। साथ ही मौसम की इस महाआफत के बीच भी कैसे न्यू ईयर के सनातनी सेलिब्रेशन की जबरदस्त चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी ने कैसे हिंदुओं का, सनातनियों का सेलिब्रेशन का तरीका बदल दिया है कि धार्मिक स्थल पैक हो गए। वृंदावन में मंदिर प्रशासन को लोगों से नए साल पर घर पर रहने की अपील करनी पड़ रही है। बॉस मत आइए, इतनी भीड़ हो गई है। वाराणसी में होटल हाउस फुल। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जबरदस्त वेटिंग चल रही है 28 जनवरी तक। 28 जनवरी कह रहा हूं, एक महीने बाद तक सभी आरती टिकट बुक हो चुके हैं। अयोध्या में भी 31 दिसंबर तक रामलला के दर्शन के लिए सभी विशिष्ट और सुगम पास फुल। 75% होटल पहले ही बुक। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज पाठशाला में नए साल से पहले गजब कोहरे, भयंकर बर्फबारी के बीच हिल स्टेशन पर टूरिस्ट के पहाड़ को भी कपा देने वाले जाम की तस्वीरें दिखाऊंगा। मंदिरों में कैसे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं नए साल के सेलिब्रेशन के लिए, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। श्रद्धालुओं से, आमजन से अपील भी करेंगे, व्यक्ति है, बीमार हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा यहाँ आने से उनको परहेज करना। कौन कहता है वृंदावन मत आओ? मैं कहती हूँ, अपने अगर भरोसा है बिहारी जी पे तो वृंदावन जरूर आना। स्पर्श दर्शन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जितनी भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम के बाहर है, उतनी ही भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दर्शन अच्छी तरह से हो। न्यू ईयर के सनातनी सेलिब्रेशन की बात तो करूंगा, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो सबकी कपकपी छुड़ा दे रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला पास की है, जहां पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बर्फ गिर रही है। तापमान -10 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। जोजिला पास कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो नेशनल हाईवे 1 के जरिए कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इस पर इन दिनों बर्फ की चादर बिछी हुई, देख रहे हैं, सब एकदम व्हाइट। अच्छा, खाली जोजिला पास की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी इस बार नए साल से पहले ही जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हर तरफ आप देखिए बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ये सोनमर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों की भीड़ जुट गई। चल चल भाई, बर्फ देख के आते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच लोग स्लीजिंग के लिए, स्नो बाइकिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेते हुए दिख रहे हैं कि चलो भैया जरा बाइक चलाएं बर्फ पे। श्रीनगर में भी नए साल का स्वागत बर्फबारी के बीच करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी।
जो लोग बर्फबारी का मजा लेने जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फ तो दिखी जाएगी, वहीं चला जाए। ऐसे में नए साल से पहले हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिसकी वजह से पहाड़ों पर ट्रैफिक जैम लग गया। क्या शिमला, क्या लाहौल स्पीति, क्या नैनीताल, हर हिल स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़कों पर लंबी लंबी कतार गाड़ियों की दिख रही। पहाड़ भी देख रहे भाई कि क्या है, नीचे गाड़ी खड़ी है, खत्म ही नहीं हो रही। सड़कों पर ही नहीं, पैदल चलने वाले ट्रैकिंग ट्रैक्स भी जाम हो गए। ये देखिए, ये ट्रैकिंग के लिए गए थे लोग, कहा कि ला सब यही है क्या जी। ये तस्वीरें उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में मौजूद केदारकंठा की है, जहां ट्रैकिंग के लिए लोगों की गजब भीड़ जुट गई। नैनीताल में इन दिनों न्यू ईयर कार्निवल चल रहा है। इस कार्निवल के लिए ऐसी भीड़ जुटी जिसे काबू करने में कड़ाके की ठंड के बावजूद पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। इवेंट रद्द करने की चेतावनी तक देनी पड़ गई भाई कि खत्म करो मामला। नए साल का जश्न मनाने के लिए नैनीताल में इतनी भीड़ पहुंच चुकी है कि होटल सारे पैक। जिन लोगों को होटल में जगह नहीं मिल पाई, वो कड़कड़ाती ठंड में कार में रात गुजारने लग गए। ऐसे में एक ड्राइवर की कार में दम घुटने से मौत हो गई भाई। होटल में जगह नहीं मिली, वो कार में ही वो सिकरी जला के सो गया, अंगीठी जला के। गैस बनी, अंदर ही दम घुट गया भाई का भाई। पुलिस ने पहले उसे सोया समझकर जगाने के लिए कार के शीशे खटखटाए, बाद में पता चला कि उसकी तो मौत हो चुकी है। यह ड्राइवर नोएडा से पर्यटकों को लेकर नैनीताल पहुंचा था। होटल में जगह मिली नहीं, अंदर ही उसने जो है वो अंगीठी जला ली, कंबल ओढ़ के सो गया, अंदर पूरी गैस भर गई, बेचारा गाड़ी में मर गया। एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी, दूसरी तरफ भयंकर जाम, और इधर मैदानी इलाकों में घना कोहरा। भाई आफत पूरी है, मैदानी इलाकों में जबरदस्त घना कोहरा है। इस कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक है, फ्लाइट लेट, ट्रेन कैंसिल, गाड़ी लेके निकलिए तो आपको लगता है कुछ सामने दिख ही नहीं रहा है। हालांकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी करने वालों का जोश आई है, वो अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत करने के लिए घर से निकल गए कि कोहरा है तो क्या हुआ। अब जैसे देखिए, पहाड़ों पर भी न्यू ईयर मनाने वाली भीड़ हो रही है, लेकिन नए साल के स्वागत की जैसी तैयारी धार्मिक स्थलों पर दिख रही है, उसके सामने पहाड़ फीके पड़ रहे हैं भाई। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की इन तस्वीरों को देखिए। इस बार नए साल के स्वागत के लिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में गजब की रंगत दिखाई दे रही। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों में ऐसी गजब की आस्था दिखाई दे रही है कि ना तो कड़ाके की ठंड का असर हो रहा है, ना ही भीड़ की वजह से कोई परेशानी की शिकायत लोग कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर पैर रखने की जगह नहीं बची, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही। भाई लाइन है तो लाइन है, तो जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे। लोग बांके बिहारी के जयकारे लगाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंड है तो क्या हुआ। श्री बांके बिहारी के दरबार में उमड़े जनसैलाब पर हमारे सहयोगी वहां गए तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी। देखिए कैसे लोग उत्साह में। देश और दुनिया के लोग अब देखिए बांके बिहारी का रुख कर चुके हैं, और देखिए किस तरह का सैलाब जो है यहाँ उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि कैसे भी उन्हें बस अपने आराध्य, अपने भगवान के एक झलक पा जाए और उनके दर्शन हो जाए। इसीलिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं अब आपको बता दूं कि नव वर्ष का जो मौका होता है, यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए यहाँ आतुर दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह नया साल आने से पहले ही श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार नए साल पर वृंदावन पहुंचने वालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। भक्तों की ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से फिलहाल वृंदावन नहीं आने की अपील करनी पड़ रही। और इस अपील में कहा जा रहा है कि नए साल के अवसर पर मंदिर और आसपास के इलाके में भीड़ का भारी दबाव होने का अनुमान है। असुविधा से बचने के लिए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यदि संभव हो तो वृंदावन आने से बचिए और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाइए। मंदिर प्रशासन ही नहीं, वृंदावन का प्रशासन भी लोगों को जरूरी होने पर ही वृंदावन आने की सलाह दे रहा है। लेकिन भक्तों को इस तरह की अपील जो है ना, उनके जोश को ठंडा नहीं कर रही। प्रशासन की अपील और उस पर भक्तों का रिएक्शन आप खुद देख लीजिए। पिछले सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि प्रतिदिन 4-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और जो हमारा 1 तारीख का और 31 तारीख का रहेगा उसमें काफ़ी संख्या और इससे ज़्यादा भी बढ़ जाती है। इसको देखते हुए हम श्रद्धालुओं से, आमजन से अपील भी करेंगे कि इस भीड़ भाड़ वाले दिनों में जो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा यहाँ आने से उनको परहेज करना चाहिए। इसी से ही नई शुरुआत होती है, इनसे ही नया दिन है, नई शाम है, नई रात है।
इनसे ही हम सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं नया। आपने लड्डू गोपाल हाथ में लिए हैं, अभी लिए हैं क्या? वृंदावन से ही लिए हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन भी किए हैं, इनके छींटे भी लिए हैं और ये माला भी इन्होंने दी है। किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? आप जो बच्चे हैं वो नए नए अंदाज में सेलिब्रेशन करते हैं नए साल का, लेकिन आप बांके बिहारी की शरण में आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जितना हमें न्यूज़ आ रही थी कि आप वृंदावन मत आए, तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें दर्शन होंगे। बट आज बिहारी जी ने हमें 2 बार दर्शन कराए हैं और इतने खुले दर्शन है ना, कौन कहता है वृंदावन मत आओ? मैं कहती हूँ अपने अगर भरोसा है बिहारी जी पे तो वृंदावन ज़रूर आना। 5 तारीख तक कोई रुकने की है नहीं है। वाराणसी में तो इस बार भी नए साल से पहले महाकुंभ जैसी भीड़ जुटी हुई है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में नए साल से पहले पैर रखने की जगह नहीं। आप तस्वीर देखिए, घाट से लेकर गलियों तक जबरदस्त भीड़ दिख रही है। महादेव के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर तक की दूरी तक लाइन लगी हुई है। लोग दर्शन के लिए आधी रात से लाइन में लग जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के बाहर है और यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है शिव भक्तों की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक कुछ इसी तरीके की जो भीड़ है वो बाबा के धाम के बाहर इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और जितनी भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम के बाहर है, उतनी ही भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी है। और आपको हम एक दूसरी तस्वीर भी हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए गेट नंबर 4 है और यहाँ से लेकर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ये इस तरीके की जो VIP लाइन है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। नए साल से ठीक पहले ऐसी ही तस्वीरें श्री रामलला जन्मभूमि अयोध्या में दिख रही। एक तरफ नया साल आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ रामलला की दूसरी वर्षगांठ की भी तैयारी है, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या की तरफ कूच कर चुकी है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार में भी गजब की भीड़ है। महाकाल के भक्त उनके आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन है। हर रोज कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल के दिन 10 लाख लोग भी हो सकता है महाकाल का दर्शन करने पहुंचे। देखिए महाकाल से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने कल दर्शन किए थे, आज भी करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने वाले हैं। मंदिर समिति ने तमाम व्यवस्थाएं दर्शन को लेकर जुटाई है। करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दर्शन करेंगे। आपको बता दें, बम बम भोले के नारे यहाँ पर लगाते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हर वो व्यक्ति चाहता है कि नए वर्ष की शुरुआत उनके बाबा के दरबार से हो, धार्मिक आयोजन में शामिल होकर हो। इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए लोग पहले भी जाते थे, लेकिन बीते 10 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातनियों को जगाया है, उसके बाद नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए मंदिर जाने का जो चलन है वो और बढ़ गया। उज्जैन महाकाल में भारी भीड़ के बाद भी दर्शनों के लिए खास इंतजाम है, जिस पर श्रद्धालु भी गदगद हैं। सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं। ये महाकालेश्वर सिस्टम इतना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक, एवरीथिंग इज रियली गुड। हमें अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे दर्शन हुए और भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दर्शन अच्छी तरह से हो गए। और मंदिर प्रशासन की ओर से लाखों की तादाद में भक्त आए हैं, तो सब भक्तों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। तो एक जो आप कहिए वैचारिक शिफ्ट है लोगों में, वो दिख रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग समुद्र के किनारे नहीं जा रहे, ऐसा नहीं कि लोग पहाड़ों में नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद जो मंदिरों में जाने वालों की संख्या है, जिसमें आपको यंग लोग दिखते हैं, जो जेनजी है वो भी दिखता है कि भाई नया साल आ रहा है, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। ये जो सनातन से जुड़ाव लोगों का बढ़ा है या था, अब बाहर आ रहा है, वो लोगों को दिखता है। लेकिन पहाड़ में जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के, ट्रैफिक जैम वहां बहुत जबरदस्त है।